हम देख रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 4th लेसन है आज की वीडियो में, और इससे पहले पहले वाले जो लेसन है उसके पार्ट्स बन चुके हैं। आज 4th लेसन का ही सेकंड पार्ट होगा, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आज का अपना टॉपिक यही है, भारत के विदेशी संबंध को हम पढ़ रहे थे, तो भारत के विदेशी संबंध में आज हमें पढ़ना है चीन के साथ, क्योंकि आपको पता है चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। तो अब वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये 12th पॉलिटिकल साइंस में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की विदेश नीति किस तरह से बनी। तो भारत की विदेश नीति बनने के पीछे भी कारण रहे होंगे कि ऐसी कौन कौन सी घटना रही जिस वजह से भारत ने अपनी नीति में कुछ परिवर्तन की या कुछ अलग तरह की नीति अपनाई। तो इसके पीछे रीजन भी बहुत थे, लेकिन अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी समझ रहे हैं वो ये कि चीन के साथ भारत का शांति और संघर्ष का माहौल कैसा था, और उस वजह से भारत की विदेश नीति को भी एक नया आयाम मिला था। तो जैसा कि आपको पता है, नेहरू जी के समय चीन और भारत के बीच अच्छे संबंध थे। नेहरू जी का ये मानना था कि जो चीन है वो बहुत ही अच्छा अपना सहयोगी मित्र है। इस तरह से दोस्ताना ढंग से दोनों की शुरुआत हुई थी, मतलब आज़ादी के बाद। तो दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा था नेहरू जी को कि भाई चीन है वो पीछे से छुरा भोग सकता है, ऐसी कंडीशन हुई थी। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि उन्होंने वो मतलब चिंतित हुए थे कि भाई हो सकता है चीन हमला करे, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, ऐसा दूर दूर तक वो नहीं कर सकता है। तो इस तरह से बहुत दिनों से आशंका लगी जा रही थी कि चीन चढ़ाई कर सकता है। तो फिर भी नेहरू जी को इसलिए विश्वास था, आपको ये ध्यान रखना है, पंचशील सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, पंचशील सिद्धांत। ये आपको ध्यान होगा, पंचशील सिद्धांत, ठीक है ना। 1954 पंचशील सिद्धांत है वो 1954 में नेहरू जी और जो चीन के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि चीन के प्रमुख थे, उनका नाम है साउ एन लाई। उन्होंने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल, अगर आप पूरी डेट लिखना चाहें तो 29 अप्रैल, ठीक है ना, 29 अप्रैल 1954 को दोनों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग के लिए पंचशील सिद्धांत समझौता हुआ था। तो इस तरह से अब माना जा रहा था कि भाई ये जो देश है दोनों आपस में बहुत ही गहरे मित्रता के तौर पे हैं। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला और चीन ने भारत के साथ युद्ध कर दिया। भारत तो सोच भी नहीं सकता था कि चीन ऐसा कर सकता है, जो जिस तरह से मित्रता से रह रहे थे। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो वो दूसरे कामों में व्यस्त था, तो वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था कि भाई चीन भी युद्ध कर सकता है। तो उस समय के उस युद्ध के दौरान भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था। अब वो किस कारण ये युद्ध हुआ ये ध्यान रखना आपको, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, चीन और भारत युद्ध ये कब हुआ था? 1962 को, ये आप ध्यान रखेंगे, 1962 को हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों के बीच यानी भारत और चाइना के बीच ये संबंध खराब क्यों हुए। खराब होने का रीजन ये था कि चीन ये मानता था कि जो भारत और चाइना के बीच जो बाउंड्री लाइन जो खींची गई अंग्रेजों के समय, वो चाइना नहीं मानता था। उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजों के समय की खींची हुई लाइन है और हम उसको आज़ाद भारत के बीच में ये नहीं मान सकते। उन्होंने इस सीमा रेखा को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, इस वजह से हुआ। और दूसरा ये बात हम करें तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दोनों के बीच जो ऐतिहासिक जो संबंध थे धीरे धीरे कम हो रहे थे। मतलब आपको पता होगा तिब्बत जो एक राज्य बफर स्टेट की तरह था, भारत और चाइना के मध्य बफर स्टेट की तरह था। तो चीन ने उस पर अपना हक माना। उसने कहा कि जो तिब्बत है वो हमारा भाग है और हम इसे चाहते हैं, जबकि तिब्बत उस समय स्वतंत्र अस्तित्व में मौजूद था। लेकिन फिर भी शांति सहयोग को देखते हुए भारत ने तिब्बत पर उसके सहयोग या उसके अधिकार को मान्यता दे दी थी। लेकिन ये होता है ना कि एक चीज़ आपको पता होगा कि कोई लालची होता है, उसको थोड़ा दे दिया जाए तो और वो मांग कर सकता है। तो हो सकता है ऐसी संभावना उसकी रही। उसने तिब्बत के साथ अब वो धीरे धीरे भारत की सीमा रेखा को नहीं मानने लगा और कहा कि उसके आगे के अधिकार क्षेत्र वो करने लगा, यानी अधिकार की मांग करने लगा। तो इस तरह से जब वो, क्योंकि आपको पता है चीन की जो सरकार है वो साम्यवादी सरकार थी। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि तिब्बत को अधिकार के रूप में वो मानने लगा। तो तिब्बत की एक प्रमुख धार्मिक व्यक्ति थे दलाई लामा, याद रखेंगे, दलाई लामा। और उन्होंने फिर तिब्बत पर चाइना ने आक्रमण किया, तो वे वहां से निकलकर भारत की
सीमा क्षेत्र में आए दलाई लामा और भारत में शरण मांगी उन्होंने। तो भारत तो पहले से ही पता है, भारत पहले से भी अगर इतिहास में हम देखें तो शरणार्थियों की सेवा करता है, ठीक है ना। हमीरदेव वगैरह थे जिन्होंने एक व्यक्ति की शरणागत के तौर सेवा के बदले पूरे राज्य को खोना मंजूर समझा। तो इस तरह से भारत अपने शरणार्थियों की रक्षा करता है। तो जब दलाई लामा भारत आए तो भारत ने उनको शरण दी, लेकिन चाइना ने उसका गलत मतलब निकाला। चाइना ने, चीन ने कहा कि इस तरह से जो भारत है ना, वो विरोधियों को, हमारे विरोधियों को अपने यहाँ शरण लेके चीन के खिलाफ भड़का रहा है, ऐसा वो मानने लगा। तो ये भी रीजन हुआ तिब्बत की वजह से दोनों के बीच गर्मा गर्मी माहौल हुआ। फिर इसके बीच दूसरा विवाद क्या हुआ? पहला तो ये तिब्बत वाला हुआ। कौन सा हुआ? तिब्बत वाला, जो भी मैंने बताया कि भाई दोनों के बीच ये इस क्षेत्र को लेकर खटास होगी। दूसरा हुआ सीमा रेखा को लेकर, सीमा रेखा को लेकर झगड़ा हुआ। सीमा रेखा का मतलब यहाँ पे दो चीजें, मतलब सीमा में दो तरह की गतिविधियां पे देखी जाएगी है। पहला ये हुआ, जैसे मैंने बताया था कि चाइना ने कहा कि हम अंग्रेजों की लिखी जो खींची हुई लाइन है वो भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच नहीं मानते। तो इस तरह से वह धीरे धीरे भारत के क्षेत्र पर अधिकार करने की मतलब प्लानिंग करने लगा। तो दो मतलब क्षेत्र से जहाँ पर अधिकार करने की वह गुंजाइश कर रहा था, मांग कर रहा था। दो विवादित क्षेत्र थे भारत और चाइना के मध्य। पहला आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के इलाके में, यहाँ पे जो बात आ रही है जम्मू कश्मीर के इलाके में, एक तो था लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के इलाके में लद्दाख, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं वर्तमान में इस पे अधिकार किया इसने, जिसको भी नाम दे सकते अक्षय चीन, ठीक है ना। और इस सीमा रेखा पर वो अभी इनका अधिकार है, इसलिए इसको अक्षय चीन कहा जाता है। ये भारत का हिस्सा था लेकिन उसने अधिकार कर लिया, अवैधानिक रूप में हम कह सकते हैं। दूसरा हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार जताया। उसने कहा कि भाई ये जो लद्दाख है वो हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, और जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ एक इच्छा है उसने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपने अधिकार को जताया और इस तरह से विवाद शुरू हुआ, ठीक है ना। ये विवाद जब शुरू हुआ तो उस समय अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वो जो अधिकार जमा रहा था, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेपा नगर कहा जाता था, या इसका एक और भी नाम था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वी सीमांत को लेकर। तो अब जब दोनों के बीच में खटास हो गई तिब्बत समस्या को लेकर और चीन के द्वारा वो सीमा रेखा न मानकर भारत के क्षेत्र पर अधिकार को लेकर, तो वह चाहता ही था चीन युद्ध के लिए, इसलिए ऐसा माहौल उसने क्रिएट किया। तब दोनों के बीच कहा सुनी हुई झड़प हुई और समय तब आया जब भारत सोच भी नहीं सकता था कि चाइना है वो भारत पर आक्रमण करेगा। अब देखो ये जो बॉर्डर लाइन थी ना भारत और चाइना के मध्य, उस सीमा रेखा की रखवाली के लिए भारत ने अर्धसैनिक बलों को तैनात किया था। मतलब पूरी तरह से वो सैनिक नहीं थे भारत के जो कर्तव्यबंध हो काम कर सके, ऐसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो था। तो ये नेहरू जी की सरकार थी, तो नेहरू जी ने इस ओर ध्यान इतना नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई ये अपना भारत चीनी भाई भाई की तरह है, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो यही एक वजह भी थी कि नेहरू जी की सरकार को बहुत ही क्या कह सकते हैं कि चुनौतियाँ या अपने उस समय की कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये एक दौर था। तो अब हम बात करते हैं, चाइना ने युद्ध किया, चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ये दो चीज़ों को लेकर। तो इस तरह से विवादित क्षेत्रों में जब आक्रमण हुआ तो उसका पहला जो आक्रमण था वो ध्यान रखेंगे 1 हफ्ते तक चला, और 1 हफ्ते तक चला जिसमें चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। और अगला दौर यानी दूसरा जो उसने उसी दौरान हमला किया वो नवंबर महीने में किया और लद्दाख क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन भारत की सेना ने उसके अधिकार को रोक लिया था, लेकिन उसने चीनी मतलब जो अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार किया तो वहाँ से धीरे धीरे उसकी जो सेना है वो असम तक आ गई थी सेना। तो इस तरह से भारत वहाँ पे उस समय परिपक्व नहीं था, मतलब तैयारी नहीं थी उसकी कि भाई ऐसा युद्ध होने की संभावना है। तब उनको मौका मिला भारत के क्षेत्र में घुसने का। तो फिर आखिरकार ये जब युद्ध हुआ तो अंततः चीन ने ही एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। तो ये चीन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप नोट करना इसको, चीन युद्ध से भारत की सभी को देश और विदेश में दोनों तरह से धक्का लगा, यानी
भारत के लोगों को भी बहुत धक्का लगा कि भाई ये हम नहीं सोच सकते थे कि ये चाइना ऐसा निकलेगा। और विदेशों में भी, मतलब बाहर देशों में भारत और चीन के मध्य भाईचारे का संबंध था, लेकिन अब ये घटना ऐसी होगी कि सब अचंभित रह गए। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद की गुहार करनी पड़ी। लेकिन इस युद्ध में जो सोवियत संघ था वो पूरी तरह से तटस्थ रहा, न तो मतलब भारत के सहयोग में खड़ा नहीं रहा वो, और न ही चाइना के, वह पूरी तरह से अलग रहा, जबकि उस समय हमें जरूरत थी इसकी। तो अब ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चीन युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट लगी, राष्ट्र भावना, फिर इसकी वजह से लोगों में एक राष्ट्र भावना आई कि हमें एकजुट एक राष्ट्र होके काम करना होगा। तो इस तरह से उस दौरान नेहरू जी के नज़दीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने भी मंत्रिमंडल को छोड़ दिया, त्यागना पड़ा। नेहरू जी की छवि उस समय जरूर थोड़ी खराब हुई थी, यानी वो बहुत अच्छे राष्ट्र नेता थे, राष्ट्र निर्माता थे, लेकिन इस कंडीशन यानी इस चाइना के मसले पर उनकी छवि थोड़ी धूमिल सी हो गई और उनको नेहरू जी को आलोचना का शिकार होना पड़ा। चीन के साथ युद्ध को लेकर अपनी पूरी तरह से तैयारी न होकर, और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। फर्स्ट बार ऐसा हुआ था इस समय कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में इस पर बहस भी हुई। उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में पटकनी यानी कुछ हार का सामना करना पड़ा। देश का राजनीतिक जो मानस है वो इस घटना के बाद बदलने लगा। अभी मैंने कहा ना कि भारत की विदेश नीति में परिवर्तन कैसे हो रहा था, क्या परिवर्तन और क्यों विदेश नीति ऐसी बनी। तो ये भी एक घटना थी जिस वजह से भारत और चाइना के मध्य ये परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और विदेश संबंध भी थोड़े से अलग होने लगे। तो भारत चीन संघर्ष का असर विरोधी दलों पर भी पड़ा। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम कहते हैं भाकपा, ठीक है ना, के अंदर बड़ी उठापटक हुई। सोवियत संघ का जो पक्ष लेने वाला खेमा था भारत की राजनीति में, वो भाकपा था और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा जो चीन का पक्षधर था और कांग्रेस के साथ किसी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। तो इस तरह से भारत के अंदर दो गुट बन गए, एक सोवियत संघ का पक्ष वाला हो गया, एक चाइना वाला पक्ष का हो गया। तो इस वजह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1967 में टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया। अब जब विभाजन हो गया, इस पार्टी के विभाजन से जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी रवैया अपनाया। मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो CPIM यानी भाकपा बनाई और चीन युद्ध के क्रम में भाकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। यानी भारत में फिर ये अलग, देखो भारत में फिर राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो गया, अलग अलग गुट बनने लग गए और चीन के साथ हुई इस युद्ध ने भारत के जो नेताओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी हद तक बदल दी। यह जानना आपको अति आवश्यक है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर इसके लिहाज से यह इलाका बहुत ही अशांतिपूर्ण रहा। यानी वह जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र, अरुणाचल का आता है, पूर्वी क्षेत्र में आता है, तो वहाँ का क्षेत्र है ना वो बहुत ही संवेदनशील हो गया क्योंकि वहाँ पर चाइना का जो आक्रमण हुआ उस तरह से वहाँ की जो दृष्टिकोण या जो क्षेत्र या जो लोगों की जो सोच है वो बदल चुकी थी। इस वजह से चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब से, मतलब नए ढंग से ढालने की कोशिश शुरू हुई और इसको ध्यान में रखते हुए नागालैंड को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। मतलब समय को देखते हुए उनके इस स्थिति को हमने गौर से समझा और ध्यान दिया गया। तो भारत की विदेश नीति को जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन सी शरण आए जो भारत की विदेश नीति में आज के समय ऐसे परिवर्तन का दौर आया। तो इससे पहले हमने गुप्त निरपेक्ष नीति को जाना था और आज हमने चीन के आक्रमण से हमने भारत की विदेश नीति में ये जाना है कि भारत की विदेश नीति में ये अलग गुट या अलग परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद यानी आपको ध्यान रखना है 1962 के बाद आपको पता होगा 1967 तक नेहरू जी की सरकार रही थी। इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभुत्व कम होने लग गया और गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी थी। तो ये कुछ ऐसे घटनाक्रम थे जिस वजह से ये हुआ था। तो हम आगे बढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और उसकी वजह से भारतीय राजनीति में क्या संबंध हुआ, क्या परिवर्तन हुआ और भारत की विदेश नीति किस मुकाम पे चली गई। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो नो डाउट आप इसको शेयर करेंगे
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी 12th स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करें जिनको ये ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।